आज, ठीक है, आज से बेसिकली अपना IIT जेई और नीट, ठीक है, जो दोनों का पोर्शन है, देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जेई और नीट का सिमिलर होता है, और पिछले 4 साल से जेई और नीट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सिमिलर आ रहा है। केमिस्ट्री बहुत ही इजी आ रहा है, ठीक है, दोनों जगह पे, जेई मेन में भी और नीट में भी। फिजिक्स थोड़ा सा एक स्टेज ऊपर, ठीक है, बट जो अभी बायोलॉजी एंड मैथ्स, नीट वालों के लिए बायोलॉजी कुछ भी नहीं है, सब पकड़ लो, ठीक है, बट जो जेई मेन का मैथ्स है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आ रहा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब आपने देखा होगा ना जेई मेन का फीडबैक सुना होगा आपने, ठीक है। तो मैं जस्ट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले थोड़ा डरा नहीं रहा हूं, कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं, ठीक है, कुछ फैक्ट्स पिछले आई थिंक पिछले हफ्ते में अपने कुछ डेमो लेक्चर्स वगैरह भी चल रहे थे, और मैंने आपको मतलब कुछ मार्क्स भी बताए थे, कितने मार्क्स में कितना होता है, क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैं क्विकली आपको सब कुछ मतलब बिफोर वी स्टार्ट एक क्विक 10 मिनट का एक इंट्रोडक्शन, मतलब जेई और नीट का इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्या बुक्स अपने को लेने हैं, ठीक है, मॉड्यूल्स हमारे थ्रू मिलेंगे आपको, ठीक है, पूरा का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी का मॉड्यूल्स मिलते रहेगा। कुछ लोग आप में से जो कंफ्यूज्ड है मैथ्स एंड बायोलॉजी में, जिनको हमने बोला हुआ है कि 2 महीना आपको लेक्चर अटेंड करने हैं, दोनों मैथ्स एंड बायोलॉजी दोनों, ठीक है, और मैथ्स एंड बायोलॉजी लेक्चर अटेंड करने के बाद, ठीक है, बट जो अपना बोर्ड का रिजल्ट आएगा और जो कॉलेज एडमिशन स्टार्ट होगा उसके पहले आपको मेक श्योर करना है कि इधर मैथ्स ड्रॉप करना है, बायोलॉजी ड्रॉप करना है। कोई होगा उसको चारों को सपोज लेके आगे बढ़ना है, तो अपने यहाँ पे 3 से 4 महीना आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी अलग अलग मिल सकता है, मैथ्स एंड बायोलॉजी अलग अलग मिलेगा, बट बाद में तो आपको यहाँ पे आइदर नीट ओरिएंटेड बायोलॉजी या जेई ओरिएंटेड मैथ्स पढ़ाया जाएगा। तो फिर जिन लोगों को बोर्ड्स में मैथ्स रखना होता है, ठीक है, उनको एक अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और किरण मैडम ने और मतलब जिनकी भी काउंसलिंग वगैरह हुई है, ठीक है, ध्यान में रखना, मुझे तो इंजीनियरिंग वाले कितने लोग हैं यहाँ पे, इंजीनियरिंग, ठीक है, और मेडिकल, तो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, ठीक है, तो इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक चीज समझो कि आपका एम, मतलब बहुत सारे लोगों का अलग अलग एम होगा, बट मैं जनरली बोलता हूं कि आपका एम सपोज ये है, ये मतलब कौन सा एग्जाम, एडवांस, ठीक है, एडवांस है तो जेई मेन ये है और बोर्ड्स ये है, ठीक है, तो बोर्ड्स उसके बाद थोड़ा सा सीईटी, फिर उसके बाद बीच में सारे एग्जाम्स, वो वीआईटी, एसआरएम, बिटसैट, फिर जेई मेन और फिर जेई एडवांस, और जेई मेन और जेई एडवांस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं तो हमेशा बोलता हूं कि जितने भी लोग इंजीनियरिंग वाले होते हैं ट्राई मारने का जेई एडवांस, क्योंकि पहले आपने बोल दिया कि जेई एडवांस नहीं होगा तो भाई कभी नहीं होगा। अब और इतना सब समझो कि 10th में किसी को भी पता नहीं होता कि वो आईआईटीएन एनआईटी ने बिट्सियन बनने वाला है या वो केईएम जेजे नायर में जाने वाला है, किसी को नहीं पता होता। 10th में सब क्वेश्चन मार्क में होते हैं, 10th में लोग आते हैं, मतलब उसका बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं आयुष पाटिल का, जो मैंने किसी को बताया था शायद नहीं, अभी मैं थोड़ा सा बताता हूं पहले सबके क्विक कट ऑफ्स, ठीक है। जेई मेन, मुझे तो जेई मेन जो है कितने मार्क्स की एग्जाम होती है, हाँ 300 मार्क्स की एग्जाम होती है जेई मेन। कितने लाख स्टूडेंट्स देते हो, 12 to 15 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 100 100 100, 12 to 15 लाख देते हैं। फिर जेई एडवांस कितने लोग देते हैं, 2.5 लाख। अब मुझे बताओ ये 12 लाख से 15 लाख से 2.5 लाख में आपको आना है, ठीक है, तो जेई एडवांस दे पाओगे। और ये आईआईटी के लिए जेई मेन एग्जाम एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज के लिए, एनआईटी अराउंड 31 एनआईटीज है, ट्रिपल आईटीज भी 23 प्लस है, मतलब 50 कॉलेज है, नेशनल लेवल कॉलेज, इसके अंदर एडमिशन मिलता है जेई मेन के थ्रू, जेई एडवांस के थ्रू आपको पता है, ठीक है, आईआईटी के अंदर एडमिशन मिलता है। बट ये लाने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं, सपोज आपको इन 2.5 लाख में आना है तो अराउंड 80 to 90 मार्क्स, राइट, आपको आउट ऑफ 300 80 to 90 मार्क्स आते हैं तो आप इसमें हो। आप 80 to 90 मार्क्स मतलब कितने परसेंट हो गए, रफली अराउंड 28-20-30%। तो इसीलिए जेई एंड नीट और इसमें ना परसेंटेज नहीं बोलते, परसेंटाइल बोलते हैं। व्हाट इज परसेंटाइल, कि इतने परसेंट लोग आपके
पीछे है, ठीक है। बट 80-90 मार्क्स आप क्वालिफाई हो जाएंगे जेईई एडवांस, बट क्या आपको एनआईटीज मिलेंगे, ट्रिपल आईटीज मिलेंगे? एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज के अंदर एडमिशन आपको सपोज चाहिए तो आपको कितने परसेंटाइल होने चाहिए? आपको एक अराउंड 96 परसेंटाइल प्लस, 96 परसेंटाइल मतलब इसका मतलब होता है 96% लोग आपके पीछे, मतलब आप 4% में होनी चाहिए। 96 परसेंटाइल पे आपको एडमिशन मिलना चालू होता है एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज में। अब 96 परसेंटाइल मतलब कितने मार्क्स, जिस बता के रख रहा हूं आपको, मतलब एक आइडिया आ जाए। 96 परसेंटाइल मतलब आउट ऑफ 300 आपको एक अराउंड 120 to 140 मार्क्स, वो डिपेंड करता है इजी शिफ्ट एंड डिफिकल्ट शिफ्ट के ऊपर। तो 300 में से 140 मार्क्स सपोज आपको आते हैं, मतलब 50% ना, 40 to 50% आपको एडमिशन मिलना चालू होता है। जिनको 99% आते हैं, सॉरी 98 परसेंटाइल प्लस, जितने भी लोग को ये परसेंटाइल आता है ना 98 परसेंटाइल प्लस, उनका आईआईटी में भी सिलेक्शन होता है। मतलब पहले 2% में ना, और वही 2% आईआईटी में भी बैठने वाले और वही आईआईटीएंस बनने वाले हैं। तो फिर आपके पास ऑप्शन रहता है कि इधर आपको आईआईटी में अंदर एडमिशन लेना है या एनआईटी। बट आईआईटी में एडमिशन लेने जेईई एडवांस तो कंपलसरी है। बट ध्यान रखना इनको 98 परसेंटाइल प्लस आता है ना, वो जेईई एडवांस भी क्वालिफाई करके आईआईटी मिल जाता है उसको। फिर आप लोग ब्रांच सिलेक्ट करते हो कि भाई मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, चलो मुझे आईआईटी बॉम्बे में नहीं मिला इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, बट मुझे सपोज सबसे टॉप जो एनआईटी त्रिची में मिला कंप्यूटर साइंस, तो मैं उधर चला जाऊंगा। समझ रहे? ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि डे 1 में आपको पता होना चाहिए कि कहां पे आपको पहुंचना है, ठीक है। 98 परसेंटाइल मतलब कितने मार्क्स आउट ऑफ 300? अराउंड 170 प्लस, 160 170 प्लस। और सही तरीके से पढ़ोगे ना तो आराम से मिल जाता है। सही तरीके से पढ़ोगे तो जैसे अपने यहां पे 11th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड में फुल लेंथ टेस्ट होती है, जो पता है हर 3 महीने के बाद होगी। उसका रिजल्ट लगा है ओवरऑल मास्टर क्लास का। मास्टर क्लास सिर्फ विले पार्ले ब्रांच नहीं, मास्टर क्लास पूरा वेस्टर्न लाइन। तो आपके बैच में अराउंड 600-700 स्टूडेंट्स देंगे एग्जाम, मतलब 11 में अपने 600-700 स्टूडेंट्स होंगे कंप्लीट मास्टर क्लास वेस्टर्न लाइन में। तो वो सारे के सारे उनकी रैंक लिस्ट निकलती है, और वो जो रैंक लिस्ट होती है ना, वो तीसरी रैंक हम लोग लगाते हैं वहां पे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उस 30 में आओ। ऐसा नहीं कि 40-50 वाला नहीं सिलेक्ट होता, वो होता है बट वो मोटिवेशन के लिए, ठीक है। तो इतना परसेंटेज में इतने मार्क्स चाहिए जेईई मेन में। आईआईटी के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 360 मार्क्स की आईआईटी की एग्जाम होती है, हर साल चेंज होती है। आईआईटी के अंदर आपको एडमिशन चाहिए तो अराउंड 100 प्लस 100 मार्क आ गए, 360 में 100 मार्क आ गए, आपका काम हो गया। जिसमें सबसे डिफिकल्ट आईआईटी में क्या है? मैथ्स। डरा नहीं रहा हूं, बस सिर्फ लिख रहा हूं यहां पे। पता है 120 मैंने शायद बताया था ये चीज, ठीक है। जिनको पता है उनका, नहीं पता उनको बता। 120 में पिछले 3 साल से 2022, 23, 24 में मैथ्स का कट ऑफ कितना रहा है? 7 से 8 मार्क्स, बस 7 to 8 मार्क्स। इतना मैथ्स डिफिकल्ट आ रहा है आउट ऑफ 120। और मैं जिस स्टूडेंट का नाम लिया, मैंने बोला ना 10th में किसी को पता नहीं होता कि वो आईआईटीएन बनने वाला है। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आयुष पाटिल, जो हमारे 2020-21 बैच का था। मैं आपको बता रहा हूं, उस बंदे ने, और वो हम तो ऑनलाइन लेक्चर दे रहे थे उनके लिए, ठीक है। और उस बंदे का वो स्टेट बोर्ड में भी कम परसेंटेज थे उसके। ऐसा भी नहीं कि 90, 95, 98 था, 80 to 87 के बीच में कहीं तो परसेंटेज थे, आया था। बस उसको मैथ्स अच्छा लगता था। बट अब 10th का स्टेट बोर्ड का मैथ्स और जेईई का मैथ्स में फर्क समझ लो ना। 1 साल के अंदर हमको पता नहीं था, हम लोग पढ़ाते थे, हमको पता था हाँ ये अच्छा आंसर वगैरह देता है फटाफट, इतना था। 1 साल के बाद ना, जब कोविड चालू हुआ ना, तो ये सारे दोस्त एक दूसरे के साथ ऐसा पढ़ना चालू किया उन्होंने। और जैसे वो पढ़ना चालू किया ना, उसका ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि एक उसका दूसरा एक दोस्त था जो स्कूल का, उससे अच्छा कर रहा था, तो इसके ईगो हर्ट। बोला भाई मेरे से अच्छा कैसे कर रहा है, ये छुप छुप के पढ़ रहा है। छुप छुप के पढ़ते ना कुछ लोग, मतलब पढ़ेंगे घर में वो बताएंगे नहीं, तो वैसा वाला था वो। और उसके दिल पे लग गया। उसके बाद से हमारे साथ अचानक से उसका कनेक्शन बढ़ गया। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस बंदे को 2021 एग्जैक्टली ईयर अभी मुझे आने, उसके जेईई मेन में मैथ्स में 100% आया जेईई मेन में, और 100% मतलब आउट ऑफ मार्क्स भी आए थे। और जेईई एडवांस में आपको पता है, जेईई एडवांस में आउट ऑफ 120 मैथ्स में जिसको 70 प्लस आता है ना,
भाई वो वैसे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहता है, और उसको 86 to 88 कुछ मार्क्स आया था, और उसका एक्चुअली मैथ्स में रैंक होगा टॉप 10 पूरे इंडिया में। कौन सा ऐसा स्टूडेंट जिसको पता भी नहीं था कि भाई आईआईटी करने वाला है कि नहीं, होने वाला है कि नहीं, मतलब उसने तो जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा 10th में। और कुछ लोग होते हैं ना जो 9th 10th में सोचते हैं फाउंडेशन वगैरह करके, अरे मेरे तो आईआईटी नहीं बनना है, उसको तो पता भी नहीं था। एक साल के बाद जब पढ़ना चालू किया, 11 खत्म होने के बाद पढ़ना चालू किया उसने अच्छे से, मतलब आपको अभी से नहीं दोबारा से 11 के बाद पढ़ना है ना, आपको तो अभी पढ़ना है, ठीक है। बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि हर एक चीज पॉसिबल है, तो इसीलिए जो भी इंजीनियरिंग वाले लोग हैं थोड़ा सा हायर एम रखो, आराम से पॉसिबल है, क्योंकि आप आपको अभी तक नहीं जानते, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छी चीज आपके साथ हो सकती है। नीट, इनको बेचारे बोल देता हूं मैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नीट वालों को भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है, और नीट का स्कोर 720 में से 600 प्लस आना चाहिए। पिछले साल का कोर्स जो स्कोर है उसको भूल जाओ, क्योंकि वो उसमें बहुत ही इजी पेपर और वो सब लफड़े हुए थे, उसने 650 वगैरह बता रहा है, बट 600 प्लस। और इसमें कैसा होता है ना, इसमें 600 प्लस क्यों जाता है, क्योंकि बायोलॉजी में लोग आउट ऑफ लाते हैं, 360 में 360 लाते हैं, और आपने भी सही तरीके से पढ़ा ना, आपको आराम से 360 आउट ऑफ 360 आ सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। बायोलॉजी के टीचर के सामने नहीं बोल सकता मैं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि 360 आउट ऑफ 360 आराम से हो सकता है बायोलॉजी में। केमिस्ट्री में भी आउट ऑफ 180, क्योंकि वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हालत कौन खराब करेगा? तो नीट वाले लोग गाली किसको देंगे? हमको, क्योंकि फिजिक्स तो हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आप समझो कि फिजिक्स आपको अच्छा सपोज करना है तो आपका मैथ्स अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले चीज क्या करेंगे, आगे के 2 महीने जो ये 12-15 लोग जेई दे रहे हैं, 30 लाख लोग नीट दे रहे हैं, आपके टाइम में 30 लाख लोग देंगे, ठीक है, नीट। हाँ, वो छोड़ दो ना अभी, नहीं तो बोलेगा यार नीट नहीं करना है, ठीक है। तो इतना समझो, 30 लाख लोग और ये 10 से 15 लाख लोग, मतलब सपोज 45 लाख स्टूडेंट जब आपके साथ अपेयर करने वाले, वो ये वाले लोग हैं जिन्होंने कॉमर्स आर्ट्स नहीं लिया है, मतलब साइंस के पढ़ने वाले लोग हैं। चलो मैं बोलता हूं 45 लाख में 20-25 लाख तो टाइम पास कर रहे होंगे, तो 20 लाख तो पढ़ने वाले होंगे ही ना। अब उन 20 लाख में जो पढ़ाने वाले लोग होंगे हर जगह पे थ्रू आउट इंडिया में, मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा अरे मेरे को एलएन वाला टीचर जो है ना आई उनसे ज्यादा आता है, मैं बोलूंगा नहीं, उसने भी आईआईटी क्रैक किया, हमने भी किया, तो सबको, सबके पास नॉलेज क्या है, सेम। प्रोफेसर्स के पास बुक्स भी क्या है, सबके पास सेम। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि पढ़ने का तरीका। तो आज हम बात करेंगे पढ़ने के तरीके के ऊपर, और 3 महीना आपने सही तरीके से पढ़ने का तरीका रखा। कुछ लोग के ऊपर मेरे ऑलरेडी लेक्चर्स हुए हैं, बट बहुत कम हुए हैं, तो अभी तो पूरे के पूरे लेक्चर जाएंगे। आपको एक 3 से 4 मेरे लेक्चर्स होने के बाद आपको एक आइडिया आएगा कि पढ़ना कैसे होता है, और वो आप स्मार्ट वे में पढ़ोगे तो बाकी लोगों से ऐसे आगे जाओगे, ठीक है। तो वो अपन चीजें देखते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स। मैथ्स मतलब मैथ्स इज रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स। तो सबसे पहला चैप्टर जो होता है वो है स्केलर एंड वेक्टर। तो आप लोग मतलब टॉपिक का हेडिंग डाल दो, पढ़ना चालू करेंगे। अभी अपना जेई नीट का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, स्केलर एंड वेक्टर। मैंने उस दिन डेमो लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ाया था कुछ लोगों को, ठीक है। अभी ये प्रॉपर, ये मतलब आप एक्चुअली ये प्रॉपर है। रफ बुक वगैरह किसी ने लाई होगी तो भाई रफ मत करो, इसको अच्छा ही करो बाद में, या घर पे जाके वापस प्रॉपर बुक में जेई नीट डाल के चालू कर दो, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। अब सबसे पहला चीज सबने सुना होगा ना, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है? पता है किसी को स्केलर एंड वेक्टर क्या होता है? Scalar is defined by magnitude only and vector is defined by magnitude as well as direction. राइट, तो स्केलर इज डिफाइंड बाय ओनली मैग्नीट्यूड। सो स्केलर हैज मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या है बताऊंगा मैं, व्हाट इज मैग्नीट्यूड। एंड वेक्टर इज डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अभी कुछ लिखो मत, एक अपना रूल है। रूल ऐसा है कि जब मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, अभी स्टार्टिंग का लेक्चर तो स्टार्टिंग के 15-20 मिनट तो आपको इजी लगेगा सब कुछ, या आगे भी, बट ध्यान में रखना कि पढ़ाने के टाइम में आपको लिखना नहीं, क्योंकि 10th में वो आदत होती है ना, तो वो सब नहीं करना है, क्योंकि अभी ये सोचने वाला चीज होने वाला है, ठीक
ठीक है। और जैसे हम बोलते हैं विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी जीरो लेवल, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और एकदम ऊपर भी जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ सुनो, और जब मैं बोलूंगा लिखना है तो लिखना है। सो स्केलर हैज मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सपोज एक आदमी है, ए पॉइंट यहां पे है और उसको ए मतलब सपोज अपन पकड़ते हैं, कोई भी एक सिटी का नाम दो भाई, मुंबई ले लेते हैं, सब लोग मुंबई बोलते हैं। अब मुंबई से निकला और इसको पहुंचना है, कहां पे पहुंचना है? दिल्ली ही बोलते हैं, ठीक है। तो मुंबई से दिल्ली जाना है, कितने पाथ, कितने वेज में जा सकते हो आप? कोई बोलेगा मतलब कितने कितने कैसे पाथ? ऐसा मत बोलो कि बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, ठीक है। ऐसा जा सकते हैं, ऐसा जा सकते हैं, कोई सटका हुआ ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो कितने पाथ होंगे? इनफाइनाइट। बट आपको सपोज, अब जैसे इधर से गया मुंबई से दिल्ली लगा 2000 किलोमीटर, ठीक है। यहां से गया लगा जैसे 3000 किलोमीटर, यहां से गया उसको लगा है 10,000 किलोमीटर। तो बेसिकली ये जो है, ये जो हम लोग ने बोला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स में? डिस्टेंस। पता है ना, डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग पाथ 1 इज 2000, अलोंग पाथ 2 इज 3000 किलोमीटर। मुझे सपोज एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जाना है, तो कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे इसमें? हाँ, मतलब यहां से निकलेंगे और सीधा ऐसे जाएंगे, बराबर ना। और ये जो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और लेट्स से ये होगा जैसे 1000 किलोमीटर, सीधा गया। तो अब मैंने आपको बोला कि भाई तुम मुंबई में, तुम लोग हो, 1000 किलोमीटर जाओ, दिल्ली पहुंचोगे? अरे भाई मतलब सपोज यहां से निकलेंगे और सीधा 1000 किलोमीटर जाओगे तो पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे ना। उल्टा के तो दुबई में पहुंचोगे, समुद्र में पहुंचोगे, किधर और जगह पहुंचोगे, बराबर ना। तो आपको क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो आपको मैग्नीट्यूड, मतलब जो नंबर है ना 1000, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। और जो डायरेक्शन है, कुछ एंगल में जाओ, यहां से 30 डिग्री में जाओ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड है टू डिफाइन व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एकदम बेसिक एकदम कि स्केलर कौन से होते हैं, वेक्टर कौन से होते हैं। तो स्केलर कौन से होते हैं? जिसको डायरेक्शन नहीं है। सबसे पहला तो क्या था? डिस्टेंस। ये तो अपन ने बोल दिया डिस्टेंस, सबसे पहला डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ, डिस्टेंस के बाद उसके बाद आपने देखा होगा टाइम। क्या टाइम को डायरेक्शन होती है? ऐसा बोलेंगे इतना अभी 2 बजे है नॉर्थ में, नहीं ना, तो अपन टाइम डायरेक्शन नहीं, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? स्पीड। बचपन में पढ़ा होगा। तो स्पीड भी क्या होता है? स्केलर। उसके बाद सबसे बेस्ट अपना मास। इसका मास 30 kg दिख रहा है, 30 kg है साउथ में, बोलते क्या? नहीं बोलते। अपन मास को डिफाइन करने के लिए क्या बोलते? सिर्फ क्या? नंबर। तो मास क्या है? नंबर। तो जो भी सिर्फ नंबर चाहिए, जो मैग्नीट्यूड चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे। अब कुछ और क्वांटिटीज है जो हम लोग बाद में पढ़ने वाले, वो भी स्केलर है। क्यू, वो बाद में देखेंगे। वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब कुछ भी स्केलर है, लेकिन क्यू बाद में, ठीक है। वेक्टर क्या होता है? सबसे बेस्ट डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेक्टर, ठीक है। आप पूरा का पूरा स्पेलिंग लिख देना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर है। फिर वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। ये सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। इसको स्टार्ट करने के लिए 1.5 महीना जाएगा, और उसके पहले सिर्फ मैथ्स। अभी कोई भी चीज अपने को रटनी नहीं है, समझना है। तो वो डिफरेंस है अपने 9th 10th के स्टडीज में, जेईई एंड नीट के स्टडीज में, ठीक है। हाँ, 11th 12th में भी कुछ बहुत सारे लोग रटवाएंगे, उनको बोर्ड्स बोलते हैं। बहुत सारे बोर्ड सीडी की क्लासेस आपको मिलेंगे जो आपको मस्त मस्त एकदम डेफिनेशन लिखवा के देंगे, रटवाएंगे, बट वो उसका जेईई नीट से कोई मतलब कुछ नहीं होगा आपको उसमें, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके बाद फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन ना, फोर्स। उसके बाद आपको पता है, मतलब आईसीसी वाले तो पढ़ा होगा, वो दरवाजा खुलता है, उसको क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब टॉर्क। टॉर्क, ठीक है। एक वर्ड आएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मतलब ये सारे वर्ड्स अपन बाद में देखेंगे। फिर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सारे के सारे वेक्टर्स है, ठीक है।
अब कोई बोलेगा सर मतलब जैसे इनको डिस्टेंस को, जैसे डिस्टेंस को अपन ने एस लिखा, टाइम को टी, स्पीड को वी, मास को एम, ये अलग अलग सपोज अपन डायरेक्टली ऐसा लिखते हैं, राइट, सिंबल्स है। इसका सिंबल क्या है? अब डिस्टेंस को एस तो डिस्प्लेसमेंट को भी ऐसे ही बोलेंगे नहीं, उसके साथ ऊपर एक क्या होता है? एरो, ये सिंबल है उसका, वेक्टर। तो एस और एरो दिख गया ना तो उसको बोलने का वेक्टर है। फिर वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, फोर्स ऐसे एरो कर देने का, टॉर्क। अब किसी ने बोला था उल्टा एरो, कोई लोग होते हैं ना, उल्टा क्यों नहीं हो सकता? उल्टा हो सकता है क्या? हाँ, तो ये नहीं होता कभी भी। आपको एरो ऐसे ही रखना है। कोई बोला कुछ एंगल में रखना है, एंगल में भी नहीं रख सकते, वो डिफाइंड है। मोमेंटम को पी बोलते, एरो ऐसे ही होना चाहिए। कोई बोलेगा सर ये सब क्वांटिटीज दिखते कैसे? मतलब ये एरोस जो भी है डिस्प्ले, मतलब ये जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो दिखती कैसी? तो वेक्टर दिखता है ऐसे। कोई भी एरो आपको दिख गया ना कहीं पे भी, ये जो एरो है, ये एरो का मतलब क्या होता है? वेक्टर। जैसे मैंने बोला ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये है वेलोसिटी वेक्टर, ये है फोर्स वेक्टर। तो वेक्टर का मतलब क्या है? सिंपल एरो। डिस्प्लेसमेंट, सपोज मैंने बोला ये एरो, इस एरो की क्या होती है? हमेशा एक एरो की क्या होती है? लेंथ, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। और जिस डायरेक्शन में वो एरो है वो क्या हो गया? डायरेक्शन, वो एंगल के साथ। तो सपोज मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ है 10 मीटर, तो 10 मीटर लिख दिया। इसकी लेंथ है कुछ 4, तो ये हो गया 4, बट 4 मीटर पर सेकंड, तो यूनिट भी लगा देने का। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। तो बोला 3 न्यूटन का फोर्स नीचे लगा है, तो सब हम लोग बोलेंगे 3 न्यूटन। समझ में? तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 3, इसकी लेंथ कितनी होगी? 4, इसकी लेंथ 10। तो अभी किसी ने सपोज बोला है कि मुझे डिस्प्लेसमेंट की लेंथ, एस वेक्टर की लेंथ 10 है, तो एस वेक्टर इक्वल टू 10। क्या ये सही है? ये वेक्टर और एक नंबर है ना, स्केलर। क्या वेक्टर इक्वल टू स्केलर होता है? तो कुछ तो गलत है ना, तो फिर इसको लिखेंगे कैसे? हाँ, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर भी इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा? उससे एकदम सिंपल है। इसके अंदर एक चीज होती है जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये पढ़ा है कि नहीं? ऐसा क्या बोलते हैं इसको? हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बोलते हैं इसको? मॉड्यूलस। नहीं पढ़ा है? सुना होगा ना मॉड्यूलस। तो मॉड ऑफ एस मतलब क्या? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ एस वेक्टर इज इक्वल टू कितना? 10। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे मॉड ऑफ एस इज 10। इसमें क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? मॉड ऑफ क्या? v इक्वल टू 4। इसको क्या बोलेंगे? मॉड ऑफ f इक्वल टू 3। ठीक है? ये कुछ कुछ टर्म्स है जो अपने को भी आज के लेक्चर में लगने वाले। ठीक है? आज के लेक्चर में मैं कुछ अलग कुछ अभी तक पढ़ाया नहीं है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि क्या क्या होता है। जैसे इसको, ये जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर। क्या बोलेंगे? टेल, टी। और इसको हम बोलेंगे हेड ऑफ द वेक्टर, एच। तो ये क्या हो गया? टेल, और ये क्या हो गया? हेड। ये भी क्या हो गया? टेल, और ये हो गया हेड। समझ में आया? मैंने एक छोटा सा थ्योरी बताया, देखो दिमाग वाला काम और 10 मिनट के बाद आने वाला है। ये पहले आज जो अपन पूरा का पूरा फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्केलर वेक्टर, जिसको स्केलर वेक्टर समझ में आता है उसको पूरा फिजिक्स समझ में आता है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं? स्केलर वेक्टर को छोड़ देते हैं, फटाफट कर लेते हैं और फिजिक्स पढ़ने जाते हैं और 4 महीने के बाद डूब के आते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मैथ्स ही नहीं पता फिजिक्स का। आप मैथमेटिकली आप सोच नहीं सकते फिजिक्स में, तो आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। नीट वालों को खास करके मैकेनिक्स बहुत डिफिकल्ट जाता है। मैकेनिक्स के अराउंड 8 to 10 चैप्टर्स हमको पढ़ना है, और वो नीट का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक होता है। सर चमकता ही नहीं, चमकना मतलब वो स्ट्राइक होता है ना, वही नहीं होता। जेई में तो पढ़ना ही है। ठीक है? तो ध्यान में रखना, ये मैकेनिक्स के आगे के 8 से 10 चैप्टर्स जो मैं लेने वाला हूं, ठीक है, दिसंबर जैन फेब तक जाएंगे। उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? स्केलर वेक्टर। ठीक है? तो क्विकली अभी मैंने क्या क्या बोला एक बार और फिर लिखना आपको। स्केलर वेक्टर, स्केलर क्या होता है? विच हैज मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैज मैग्नेट डायरेक्शन बोथ। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? नंबर। मैग्नीट्यूड इज अ पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? उसको मॉड में लिखते हैं। दीज आर ऑल स्केलर्स, दीज आर ऑल वेक्टर्स। वेक्टर्स में सिंबल्स होता है, और वेक्टर मतलब वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट? एरो। एरो का एक टेल होता है और हेड होता है, टी एच, टेल हेड।
उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो इतना फटाफट लिखो आप लोग। अब क्वेश्चन मार्क क्या है कि जो वेक्टर्स होते हैं, जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, वेक्टर है, इन वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं? सबको तो पता है स्केलर्स को कैसे ऐड करते हैं। स्केलर्स मतलब क्या? नंबर्स। ठीक है, मैंने बोला 10 प्लस 20 कितना होगा? 30, सबको पता है। 10 इंटू 20 200, मतलब अपन बोला ना एनर्जी जूल्स में होता है 10 जूल, तो 10 जूल प्लस 20 जूल कितना बोलेंगे आप? 30 जूल। तो ये सब बोल सकते हैं, जो भी जो स्केलर क्वांटिटीज है ना उसको डायरेक्टली अपन ऐड कर सकते हैं। 2 सेकंड्स प्लस 5 सेकंड्स 7 सेकंड्स, ये सब कुछ पता है आपको, क्योंकि आपको स्केलर्स को ऐड करना बचपन से सीखा है। बट क्या हमने वेक्टर्स को ऐड करना सीखा है? जो आपने अभी तक वेक्टर्स देखे हैं 2 न्यूटन फोर्स प्लस 3 न्यूटन फोर्स 5 न्यूटन बोलते थे आप, बट उसका डायरेक्शन हम लोग हमेशा ऐसा लेते थे कि हाँ एक पेन को 2 न्यूटन से इधर से खींचा, 3 न्यूटन से इधर से खींचा, तो पेन कहां पे जाने वाला है? इधर ही जाने वाला है। तो हम डायरेक्ट बोलते थे 2 प्लस 3 कितना? 5। बट अभी हम देखेंगे कि सपोज डायरेक्शन अलग अलग होती है, कुछ फोर्सेस वेक्टर्स अलग अलग होते हैं, तो उनको कैसे ऐड करना है। तो अपना टॉपिक का नाम है वेक्टर एडिशन, और ये जो वेक्टर एडिशन होगा, ठीक है, अब ये वेक्टर एडिशन आप देखोगे बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज आएंगे। जैसे 12th में आपने मैग्नेटिक फील्ड पता है, सो मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको चार्ज के ऊपर वेक्टर होता है। तो बहुत ऐसे वेक्टर क्वांटिटीज आने वाले, बट आपको पता ही नहीं समझ उनको ऐड कैसे करना। तो फिजिक्स पढ़ सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो ऐड सब्ट्रैक्ट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते कि नहीं, वो भी पता होना चाहिए। तो वो सब कुछ हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही फिर फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन, अब वेक्टर एडिशन के 2 मेथड्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं पैराग्राम लॉ। ठीक है, अब ट्रायंगल लॉ क्या है, पैराग्राम लॉ क्या है? ठीक है, और सवाल सुनो, पहले कुछ लिखे होगे नहीं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पैराग्राम लॉ क्या होता है। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि भाई सपोज मेरा ये ए वेक्टर है, ठीक है, मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, मेरा एक ए वेक्टर है। इस ए वेक्टर की जो लेंथ है वो है सपोज कुछ 4, और मेरा यहां पे एक बी वेक्टर है, उस बी वेक्टर की लेंथ सपोज है 6। और किसी ने मुझे बोला कि इन 2 वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है, मतलब मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है। तो क्या आप डायरेक्ट ऐसा बोलोगे ए वेक्टर की लेंथ 4 है तो 4 प्लस 6 इक्वल टू 10? नहीं, अब ये 2 वेक्टर को ऐड करके तीसरा भी क्या मिलने वाला है? अरे वेक्टर ही मिलेगा ना, स्केलर मिलेगा क्या? 2 वेक्टर को ऐड करके स्केलर से भी मिलने वाला है। तो 2 वेक्टर को ऐड करके क्या मिलेगा? वेक्टर, मतलब एरो ही मिलेगा। अब उस एरो को अपन नाम देते हैं एक ए वेक्टर बी वेक्टर गिव्स मी रिजल्ट ना, तो उस वेक्टर को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब आर वेक्टर। तो क्या आर वेक्टर की लेंथ 10 होगी? तो कैसे होगी, क्या करना है? तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ट्रायंगल लॉ। अब एक चीज समझो, ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे? इसको टेल, इसको हेड, ये भी टेल और ये हेड। ठीक है, ऐसा था। तो मैंने अभी क्या करने का, एकदम सिंपल, मुझे होता है एक वेक्टर है ऐसे, इस वेक्टर को उठा के मैं यहां पे लेके आया पैरेलली। क्या वेक्टर चेंज हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैग्नीट्यूड भी वही रहा, डायरेक्शन भी वही। हाँ, किसी ने इस वेक्टर को ऐसा घुमाया लेके आया तो चेंज हुआ। तो घुमाना नहीं है, जैसे उसको पैरेलली वैसे ही शिफ्ट करना है। तो मैं पहले पैरेलली ऐसे शिफ्ट करूंगा, जैसे मैंने इस ए वेक्टर को उठाया और ऐसे करके यहां पे ड्रॉ कर दिया, तो वेक्टर रिमेन्स द सेम, चेंज नहीं होगा। बी वेक्टर को उठाया और ऐसे करके रख दिया, बट कहां पे रखूंगा मैं? देखो, इधर भी रख सकता हूं, कोई बोलेगा सर इस बी वेक्टर को इधर भी रख सकता हूं, कोई बोला सर इधर भी रख सकता हूं, इधर भी रख सकता हूं। देखो मैं कैसे रखने वाला हूं, मैं रखने वाला हूं यहां पे, मैं एक यहां पे चीज बता रहा हूं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बोलूंगा टेल हेड। टेल हेड मतलब ये इसका सपोज टेल है, ये इसका हेड है, तो बी वेक्टर का टेल और हेड कैसे रखेंगे? मैंने बोला टेल हेड मतलब बी वेक्टर को पैरेलली घुमा के कहां पे रखूंगा मैं? इधर। ठीक है, तो मैं सपोज मैंने इधर रखा बी वेक्टर को, ठीक है,
तो ये हो गया मेरा बी वेक्टर जिसकी लेंथ कितनी है 6। और अभी इसको आप देखोगे तो ये क्या हो गया, टेल हेड टेल हेड। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसको ट्रायंगल बनाना है क्योंकि ट्रायंगल लॉ है ना, तो कैसे ट्रायंगल कैसे बनाऊंगा मैं, हाँ, ये इधर से इधर को क्या करूंगा मैं ज्वाइन, तो मैं इधर से ज्वाइन कर दिया और ये जो एरो बना, देखो टेल से हेड के तरफ जो एरो बना इसी को हम क्या बोलेंगे, अब इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 6 है, तो इसकी लेंथ क्या 10 थोड़ी होगी, निकालनी पड़ेगी ना ज्योमेट्री से, ठीक है। अब ये तो a प्लस बी हो गया, कोई बोलेगा सर b प्लस ए हो सकता है क्या, मतलब मैं a प्लस बी लिखूं तो क्या मैं b प्लस ए भी लिख सकता हूं, हाँ तो b प्लस ए भी क्या ही होगा, सेम ही होगा r, बट इसमें पहले a आया बाद में b आया, अभी इधर क्या पहले आ रहा है b बाद में a, तो मैं चलो पहले b को उठाता हूं, तो b को उठाया, ठीक है, ऐसे करके b को उठाता हूं, उठाया ऐसे, तो ये हो गया मेरा बी वेक्टर, लेंथ कितनी है 6। फिर किसको उठाया ए को, अब कैसे रखूंगा मैं वापस, टेल हेड इधर रखूंगा तो वापस यही बन जाएगा, तो किधर रखना पड़ेगा इधर, तो क्या बन जाएगा टेल हेड, तो मैं ए को उठाऊंगा ऐसे रखूंगा, तो ये ए वेक्टर इसकी लेंथ कितनी हुई 4, और रिजल्टेंट कहां से कहां पे, इधर से इधर। अब आप देखोगे ना ये रिजल्टेंट और रिजल्टेंट दोनों सेम दिख रहे हैं ना, सेम ही होनी चाहिए क्योंकि a प्लस बी करो या फिर b प्लस ए करो, चीजें क्या होगी सेम। अब ये ट्रायंगल लॉ हो गया, अब कोई एक लॉजिक लगाया होगा, इसको पैराग्राम बनाना है, कैसे करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, तो फिर ये दोनों को ज्वाइन करके वही मतलब ट्रायंगल से ही पैराग्राम बनाना, तो बेस तो यही है, तो पैराग्राम फिर पढ़ते क्यों है, मतलब ट्रायंगल से पैराग्राम लॉ बनाना है तो पैराग्राम लॉ पढ़ा क्यों, ये बस ये हटा दो ना, सिर्फ ट्रायंगल से काम हो रहा है अपना, मेरे को रिजल्टेंट चाहिए ना, एक ट्रायंगल बना दिया रिजल्टेंट आ गया ना, हाँ वही वापस ए ए बी बी, नहीं वही है ए और ए बी बी और बी, तो दो बार बी दो बार ए ड्रॉ क्यों करूंगा मैं, टाइम क्यों वेस्ट करूं अपना, तो क्यों पढ़ते फिर पैराग्राम लॉ। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत सारे लोग बताते नहीं है, बट ध्यान में रखना है, फिजिक्स में बहुत काम में आता है, ठीक है। इसका रीजन मैं यहां पे लिखता हूं, अब तो दिन कुछ कहीं पे लाइट वगैरह आपको आ रहा होगा ना कहीं पे, या समझो को सब कुछ दिख रहा है पूरा बोर्ड में, थोड़ा सा कहीं तो लाइट वगैरह आता होगा ना, रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो आगे पीछे कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये लाइट एक्चुअली लाइव लेक्चर्स भी यहां से जाते हैं इसीलिए, ठीक है। समझ देखो पैराग्राम लॉ क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स में जब हम लोग अभी पढ़ने वाले, फिजिक्स में जब हम फोर्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ये चैप्टर आएगा, काइनेमेटिक्स पता है ना, वन डायमेंशन मोशन वगैरह पढ़ा होगा आपने, वो सब चैप्टर्स आएंगे, तो सबसे पहले जैसे मैं फिजिक्स में बोलूँ ये बॉटल है, इस बॉटल को किसी ने यहां से खींचा तो बॉटल कहां पे जाने वाली, किसी ने ऊपर खींचा तो बॉटल कहां पे जाएगी, किसी ने इधर से खींचा तो इधर जाएगी, बट अभी मुझे बताओ सारे फोर्सेस एक साथ है, मतलब मैं यहां पे एक यहां पे डायग्राम बना रहा हूं, यहां पे देखो, मतलब ये बॉटल थी, इस बॉटल को किसी ने इधर खींचा तो बॉटल इधर गई, जैसे मैंने इसको बोला फोर्स F1 वेक्टर, अब इस बॉटल को किसी ने इधर खींचा तो बॉटल कहां पे गई ऊपर, अब दोनों ने एक साथ खींचा, इसने भी खींचा इसने भी खींचा, तो बॉटल कहां पे जाएगी, ऐसा मत बोल टूटेगी, नहीं बॉटल कहां पे जाएगी, बीच में कहीं तो जाएगी, वो बीच में कहीं तो जाएगी ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। यही अपन अभी देख रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, तो अब यहां पे ध्यान में रखना, यहां पे दोनों जो फोर्सेस है, दोनों जो वेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए उनका क्या सेम है, टेल सेम है, और जब वेक्टर्स का टेल सेम होता है तो उन वेक्टर्स को हम बोलते हैं कॉनकरेंट वेक्टर्स, क्या बोलते हैं कॉनकरेंट वेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो पैराग्राम मतलब अभी आप देखो यहाँ पे पैराग्राम का मतलब ये होता है कॉनकरेंट वेक्टर, जैसे यहाँ पे टेल है, यहाँ पे क्या है कॉनकरेंट, तो यहाँ पे दोनों ऐसे कॉनकरेंट है। अब एक सिंपल, मैंने बोला एक तो बॉटल बीच में मतलब रिजल्टेंट पे जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स मुझे निकालना है, रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या था, कौन सा लॉ था, ट्रायंगल लॉ था ना, टेल हेड, तो मुझे मैं F2 को कहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा, F2 को कहां पे शिफ्ट करेंगे, हाँ मतलब यहां पे ऐसे करेंगे ना ऐसे, तो यहां पे क्या हो गया टेल हेड, फिर रिजल्ट में कैसे ड्रॉ करेंगे अपन, यहां से यहां पे ये चीज क्या हो जाएगी
रिजल्ट। मतलब यहाँ पे क्या बना, ट्रायंगल। अब कोई बोलेगा सर F2 को आप यहाँ पे करोगे, F1 भी तो कर सकते हो। तो मैंने F1 को ऊपर किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, F2 प्लस F1, और ये पूरा का पूरा डायग्राम क्या बना, पैराग्राम। समझ में आना। तो पैराग्राम लॉ क्यों पढ़ते हैं, तो सबसे पहले फिजिक्स में जाके आगे 1-1.5-2 महीने के बाद एफबीडी करके टर्म आएगा। एफबीडी मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि इस बॉटल के ऊपर कितने फोर्सेस लगे हैं, सारे फोर्सेस को ड्रॉ करो। तो आप क्या करोगे, बॉटल को ड्रॉ करोगे और फिर पूरे के पूरे सारे फोर्सेस को ड्रॉ करेगा, और जो डायग्राम आएगा ना, जो फोर्सेस का डायग्राम, उसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी। तो ये वर्ड अभी यूज दिमाग में रखो, बाद में आएगा एफबीडी। तो एफबीडी बनाने के लिए जो सारे फोर्सेस है उनका क्या सेम किया अपन ने, टेल, और उसको क्या बोलते हैं, कौन से वेक्टर्स, कॉनकरेंट वेक्टर्स। तो और जो कॉनकरेंट वेक्टर जो रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम बोलते हैं पैराग्राम लॉ। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो पहले मुझे इसका कॉनकरेंट ड्रॉ करना है। कैसे करूंगा मैं, दोनों के टेल, मतलब पहले इसको ए और बी को उठाऊंगा, पैरेलली उठाऊंगा। चलो तो पहले पैरेलली उठाते हैं। तो ए को पहले उठाया, इधर रख दिया 4, फिर किसको उठाया, बी को उठाया, इधर रख दिया। अब इसके बाद क्या किया, दोनों का टेल क्या कर दिया, सेम। इसी को हम कौन सा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट। अब मुझे रिजल्टेंट को ड्रॉ करना है, तो दो तरीके अपने पास, क्या करेंगे, बी को शिफ्ट करेंगे या फिर ए को। अब बी को शिफ्ट करेंगे, कोई बोलेगा सर बी को शिफ्ट कर दे, तो बी को मैंने शिफ्ट किया ऐसे। कोई बोलेगा सर ए ने क्यों बनाया, तो ए को शिफ्ट करते हैं। तो क्या बन गया यहां पे, ठीक है। और ये जो पैराग्राम का डायगोनल, आप एक्चुअली देखोगे ये ए प्लस बी, ये रिजल्टेंट कहां से कहां पे आएगा, अंदर। तो जो डायगोनल है पैराग्राम का वो क्या देगा मुझे, रिजल्टेंट। समझ में आ रहा है। अब कोई बोलेगा सर क्या दोनों ट्रायंगल्स बनाने की जरूरत है, नहीं। हम जब IIT JEE नीट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई भी एक ट्रायंगल बना के रिजल्टेंट ड्रॉ करके काम खत्म कर देंगे। मतलब रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी, हमेशा अपने को ट्रायंगल की। एक्चुअली देखा जाए तो ट्रायंगल से पैराग्राम बनता है, तो दोनों चीजें क्या है, सेम। बट पैराग्राम पढ़ते क्यों है, क्योंकि जो फिजिक्स में डायरेक्ट फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर्स आने वाले उनके सारे के सारे टेल क्या होने वाले, सेम होने वाले, जो कॉन्करेंट है। तो कॉन्करेंट डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है। अब मैं और 2-3 एग्जांपल दूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने एकदम सिंपल बोला, वेक्टर एडिशन 2 तरीके के होते हैं, 2 मेथड होते हैं। एक क्या, ट्रायंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा होता है पैराग्राम, कॉन्करेंट रिप्रेजेंटेशन। तो अब कॉन्करेंट मतलब टेल सेम, टेल हेड मतलब यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों को क्या करेगा, पैरेलली मूव करने का, ए प्लस बी, बी प्लस ए। बट पहले का टेल से दूसरे के हेड में करने का रिजल्टेंट। कोई बोलेगा सर मैं इधर से इधर रिजल्टेंट ऐसे ड्रॉ करूँ तो नहीं। तो कभी भी रिजल्टेंट ड्रॉ करने का तरीका क्या है, हाँ, पहले का टेल और दूसरे का एरो उधर से इधर जाना चाहिए, ये मेरा रिजल्टेंट होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख दो वेक्टर एडिशन करके। अभी आपको बेसिक समझ में आया वेक्टर्स का। अब इसके बाद थोड़ा सा और डायग्राम का कुछ होगा 8-10 मिनट, उसके बाद एक्चुअल मैथ स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो गाइज अभी यहां पे देखो, आगे बढ़े। अभी आप लोग को देखो, दो चीजें यहां पे, दो डायग्राम्स है। सब लोग सुनो, जब मैं ट्रायंगल लॉ बोलता हूं तो 2 डायग्राम ड्रॉ करने, कौन सी, ए प्लस बी आर वेक्टर और फिर बी प्लस ए आर। ये 2 ट्रायंगल की होगी। पैराग्राम बोला तो एक ही है, ए और बी को ऐसा कनेक्ट करके रिजल्टेंट ड्रॉ कर देने का डायगोनल में, ठीक है। तो अभी मैं 2 डायग्राम आपको बनाना, तो ड्राइंग का क्लास है अभी, ठीक है। तो 2 डायग्राम बनाएंगे फटाफट, क्विक 2 डायग्राम बना के दिखाओ मुझे, ठीक है। और सही तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर भी, एरो भी सही होना चाहिए, ठीक है। पहला एग्जांपल 1, अब ऐसा पकड़ लो, मेरा ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। जो मैंने जैसे ड्रॉ किया वैसे ही ए वेक्टर ऐसा है, ठीक है। ए वेक्टर की लेंथ है 3, बी वेक्टर की लेंथ है 4, ठीक है। तो इसमें ड्रॉ व्हाट, बोथ द लॉस, ट्रायंगल लॉ एंड, हाँ, तो ट्रायंगल लॉ भी ड्रॉ करना है आपको और पैराग्राम लॉ भी ड्रॉ करना है आपको, दोनों। और एग्जांपल 2,
ये ए वेक्टर है 3 और बी वेक्टर है 4 और यहां पे ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर ऐसा दिया हुआ है। इसमें भी क्या निकालना है? ड्रॉ व्हाट? ट्रायंगल लॉ एंड पैराग्राम लॉ। ड्रॉ करो। एक मिनट, मुझे पहले ये बताओ, ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल लॉ वाला, दो ट्रायंगल बनेंगे ना, ए प्लस बी बी प्लस है, तो पहला ट्रायंगल कैसे बनेगा? ए को ऐसा कैसे ड्रॉ करो, फिर बी कैसे आएगा? बी कैसे आएगा? बहुत सारे लोगों ने इसको ऐसा ड्रॉ किया, भाई बी ऐसा है ना, इधर देखो एक बार, लिखो मत, पहले सिर्फ चेक करो। बी को मैं ऐसे क्या ऐसा लेके आऊंगा तो इधर ऐसे रखूंगा ना मैं, ये हो गया बी ना, तो रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा? इधर से इधर, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट ड्रॉ। ये कौन सा डायग्राम है? ए प्लस बी, बी प्लस है, हाँ बी प्लस ए में पहले बी, ठीक है, तो पहले बी, उसके बाद ए, कहां पे? ऐसा क्या? नहीं, ऐसे मतलब क्या हो गया? हेड और हेड हो गया, नहीं, क्या चाहिए? टेल हेड, तो ए इधर, देखो गलती मत करो, देखो कभी हमेशा क्या होना चाहिए? टेल हेड, टेल हेड, और रिजल्टेंट कैसे होगा? पहले का टेल, दूसरे का हेड, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट। समझ में आया? ठीक है। और पैराग्राम में कैसे दिखेगा? ए और बी दोनों क्या? ए और बी दोनों का टेल क्या होगा? सेम, तो ए लेके आएंगे, बी इधर से इधर। अब क्या करेंगे? यहां पे ए और बी हो गया, दोनों का टेल क्या हो गया? सेम। रिजल्टेंट कैसे होगा? रिजल्टेंट, और कुछ लोगों ने गलती की है, रिजल्टेंट ऐसे ड्रॉ किया है, क्या होगा? क्या रिजल्टेंट ऐसे? क्या ट्रायंगल थोड़ी है, कौन सा लॉ है? पैराग्राम, ये कॉन्करेंट है, तो कभी रिजल्टेंट कहां पे होगा? बीच में कहीं तो होगा, डायगोनल। तो उसके लिए क्या करो? ए को शिफ्ट करो या फिर बी को शिफ्ट करो, मतलब आइदर आप इसको ऐसे कर लो, इस बी को ऐसे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, एक ये हो गया, या फिर ए को शिफ्ट करेंगे, ये चीज क्या हो जाएगी? रिजल्टेंट। अरे भाई समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया पैराग्राफ। अब देखोगे ये दोनों ट्रायंगल को एक साथ कर दिया तो ऐसा दिख जाएगा। और एक चीज बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन आया होगा कि सर आपने दो चीजें बताई, दो, टेल हेड और टेल टेल। अब यहाँ पे टेल और टेल भी है, बट यहाँ पे हेड 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 भी तो सब हो रहा है। इसको देखने का नहीं, किन दो को देखने का जिनको हम ऐड कर रहे हैं, जैसे ए एंड बी को ऐड कर रहे हैं, तो वेक्टर ए एंड बी का कॉन्फिगरेशन देखने का। ए और बी दोनों का टेल सेम है तो क्या करेंगे? कॉन्करेंट। टेल हेड, तो अब आप देखोगे ना यहाँ पे टेल हेड, बट यहाँ पे भी हेड और हेड ऐसा दिख रहा है कुछ नहीं, वो तो रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट इज ऑलवेज फ्रॉम पहले का टेल से लास्ट वाले का हेड। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया। एग्जाम्पल 2। हाँ बोल दे अभी के लिए, बाद में तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें एक ही चीज करके सॉल्व कर देंगे, बट कौन सा वो बताऊंगा मैं। इसको समझ में आया सबको? कंफर्म? अब ये इसमें क्या करेंगे? अगेन दोनों डायग्राम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये 3 है, ये 4 है, दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। बी प्लस ए में ये बी है, ये ए है, दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, 4 और 3। तो रिजल्टेंट इस केस में कैसे होगा? देखो सब लोग ने यही किया है क्या? सो ये हो जाएगा रिजल्टेंट, यहाँ पे ये हो जाएगा रिजल्टेंट। और कोई बोल सकता है रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी इसमें? क्या यूज किया? पाइथागोरस थ्योरम। तो ये चीज हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्या? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना होगा? 5, अंडर रूट ऑफ 25 विच इज 5। ठीक है, तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, मतलब मुझे तो वेक्टर को ऐड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है?
इस केस में तो किसकी जरूरत पड़ रही है? इस केस में क्या है वो देखेंगे, समझ में आ रहा है? चलो तो ये हो गया, ये तो ट्रायंगल लॉ हो गया। पैराग्राम लॉ कैसे दिखेगा इसमें? ए और बी, ए को बी को, ए को ऐसे ड्रॉ करेंगे, बी को ऐसे ड्रॉ करेंगे, दोनों का क्या सेम हो? टेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकरेंट। ठीक है, दिमाग में सब ऐसे वर्ड जाने दो, क्योंकि अभी 2 साल रहने हैं। ठीक है, कॉनकरेंट वेक्टर्स। रिजल्टेंट कैसे होगा? रिजल्टेंट तो बस बी को ऐसे शिफ्ट करेंगे या ए को ऐसे शिफ्ट करेंगे, तो ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा ए, और बीच में इधर से इधर क्या हो गया? रिजल्टेंट। बस। बट इस केस में पैराग्राम क्या बन गया है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल स्क्वायर कब होगा? जब दोनों। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया कि कैसे दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं? तो दोनों वेक्टर को ऐड करने के तरीके क्या है? ट्रायंगल लॉ एंड पैराग्राम लॉ। पैराग्राम क्यों यूज करते हैं हम लोग? क्योंकि दोनों का पैराग्राम क्या होता है? दोनों का टेल सेम होता है, जो फिजिक्स में यूज होने वाला है। तो फिजिक्स में फाइनली हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? पैराग्राम लॉ यूज करने वाला है। ठीक है, अब और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जिसके वजह से हम पैराग्राम लॉ यूज करते हैं, आपको समझ में आएगा। मैं आगे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पे देखो। एक मिनट, ये हो गया सबका? ये एक मिनट, किसको अभी तक डाउट है? कुछ डाउट वगैरह है? आई थिंक और लेक्चर आगे जाएगा तो क्लियर हो जाएगा डाउट। ठीक है, और ध्यान में रखना अपना, मैंने आपको एक चीज बोली थी, आई थिंक जितने भी लेक्चर्स मैंने कुछ अटेंड किए होंगे, हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? जीरो लेवल, एकदम जीरो लेवल। आपको अभी मैथ्स के जब लेक्चर्स होंगे तो मैथ्स के पहले तो बेसिक लेक्चर्स होंगे, डायरेक्ट भानु सर या आतिफ सर के लेक्चर्स नहीं होंगे। एकदम बेसिक लेक्चर्स जो पहले 8, 9, 10 का भी थोड़ा सा मैथ्स ब्रशअप कराएंगे, ट्रिग्नोमेट्री ये वो सब कुछ, मतलब जो किए हुए पाप आपके धो देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे मतलब ध्यान में रखना, 0 से स्टार्ट और जेई एडवांस तक। ठीक है, तो हर एक चीज कवर हो जाएगी, तो कोई डिमोटिवेट होने की यहाँ पे बात नहीं होगी। डिमोटिवेट होंगे आप बाद में होंगे, जब होंगे तब टेंशन मत लो। ठीक है, कर लेंगे मोटिवेट आपको। अब यहां पे देखो, अभी मैं आपको एक क्विक 2-3 चीजें बोलता हूं। यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड एंगल थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब जब मैं मतलब आपको पूरा का पूरा अच्छे से लिखना है, बिटवीन मतलब आपको पूरा स्पेलिंग लिखना है। ठीक है, ये तो मैं आलसी हूं थोड़ा सा। तो वेक्टर ए एंड बी के बीच का आपको एंगल निकालना है। मैं कुछ डायग्राम्स दे रहा हूं। ठीक है, आप पहले आप डायग्राम ड्रॉ करो मेरे साथ एक। ठीक है, एक डायग्राम ड्रॉ करो और फिर अपन देखेंगे। अब इन सब में मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। आपको क्या लगता है? चलो पहले मुझे बताओ यहाँ पे थीटा। एक मिनट, मैं पहले 2 क्वेश्चंस का बताता हूं, फिर आपको बाद में करना है। पहले का एंगल कितना है? थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 120 डिग्री जो दिख रहा है। तो यहाँ पे आपने 120 डिग्री लिखा, और यहाँ भी थीटा की वैल्यू कितनी होगी? कुछ पंगा नहीं किया आपने इसमें, और इसमें फर्क क्या है? ये कौन सा है? कॉनकरेंट। दोनों का टेल क्या है? सेम। और ये क्या है? टेल हेड, टेल हेड। दोनों में एंगल सही लिखा आपने, तो कोई तो एक क्या होना चाहिए? गलत है ना? कौन सा गलत है? पहला वाला, दूसरा वाला? कौन सा गलत होगा? अब आप समझो, अब मैंने आपको पहले ही बोला था, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे। मैंने क्या बोला था कि कॉनकरेंट बहुत ही, क्यों पढ़ते हैं कॉनकरेंट? व्हाई डू वी स्टडी कॉनकरेंट? क्योंकि फिजिक्स में काम आता है, और दूसरा कुछ ना कुछ तो काम होगा ही ना। तो ध्यान में रखना, टू फाइंड, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द वेक्टर शुड बी कॉनकरेंट। तो कौन सा सही है? सो टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द वेक्टर शुड बी कॉनकरेंट। तो कौन सा सही है? दूसरा वाला। तो पहला वाला क्या है? गलत। तो इसका क्या होगा आंसर? तो इसका एंगल निकालने के लिए बी को क्या करना पड़ेगा भाई? शिफ्ट। मतलब बी को टेल हेड के डायग्राम में लिखा है, बट अपने को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? कॉनकरेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब इसको इधर से शिफ्ट करेंगे पैरेलली। अब मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? कैसे? अरे 180 माइनस
120 बचपन में पढ़ा होगा, दोनों का सम कितना होता है? दोनों का सम क्या होता है? 180। तो 180 माइनस 120 कितना? 60 डिग्री। अभी बचपन में नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लिया होगा। ये थोड़ा सा, तो थीटा की वैल्यू पहले में कितनी होगी? 60, दूसरे में कितनी होगी? दूसरे में 30। अब तीसरा, चौथा और पांचवा खुद से करना। फाइन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। क्या लगता है इसमें ये एंगल कितना है? ये तीसरा, ये डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि क्या दिया पहले? कौन कर, तो थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी होगी? 100 डिग्री। इसमें 140। क्यों? क्या करेंगे अपन? बी को क्या करेंगे? शिफ्ट। तो पहले यहाँ पे बी को शिफ्ट करेंगे क्योंकि ये ट्रायंगल में है, तो पहले तो अपने को ऐसा शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर ये 40 डिग्री है तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस कितना? 40। इसमें कितना हुआ? 40 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाद ये वाला क्या होगा? पक्का? यस, एक्चुअली हाँ, कितना? ऐसा पक्का बोलते तो चेंज हो जाता है आंसर। ठीक है, ये 20 डिग्री है। दो तीन तरीके, कोई बोलेगा सर ये बी है ना, तो बी को ऐसे शिफ्ट करके रखो, तो ये 20 है, तो ये भी कितना होगा? 20। देखो ना, या फिर ए को ऐसे शिफ्ट करो, बी को, अरे थोड़ा सा ऐसा, तो ये 20 है, तो ये भी कितना है? 20 है। तो दोनों इसका 20। बट ये एक्चुअली कभी ऐसा ड्रॉ करोगे क्या आप? ये कभी भी डायग्राम हेड और हेड दोनों ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि ये ना ट्रायंगल है ना पैराग्राम। ऐसा कभी हेड और हेड ड्रॉ नहीं करने वाला है। ठीक है, तो हेड और हेड कभी ड्रॉ भी किया होगा कहीं पे, तो आपको उसको कॉन्करेंट में कन्वर्ट कर देना है, मतलब वेक्टर्स को शिफ्ट करके। सबको समझ में आया? ध्यान में रखना, फिजिक्स में ए बी जो लिखा है ना, उसके जगह क्या आने वाला है? F1 F2, वेलोसिटी V1 V2, A1 A2, बस जो अपने जो टॉर्क 1 टॉर्क 2 ये सब होने वाला है। ठीक है, और एक चीज समझ में आना, मतलब अभी एक आपको सिर्फ वो स्टेटमेंट लिखना है, वो टू फाइंड एंगल बिटवीन, स्टेटमेंट लिख दे रखो, ऐसा बॉक्स में लिख के रखो, काम का है। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, comma the vector should be concurrent। और ये एकदम 2 साल तक दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका एप्लीकेशन। चलो, अब हम लोग एक्चुअल वेक्टर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, एक्चुअल वेक्टर्स को ऐड करेंगे, लेकिन वो करने के पहले थोड़ा सा क्विकली मैं आपको एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस जो बचपन में पढ़ा रिवाइज करा, तो वो ट्रिग्नोमेट्री अपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में मैथ्स में आराम से होगा, वो तो आराम से होते रहेगा। अभी यहां पे हम क्या करेंगे उसको? ठीक है, मतलब अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो अपने फिजिक्स में लगने वाला ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, पहले तो पाइथागोरस क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए वैलिड है? राइट एंगल ए बी, तो इसके लिए कितनी होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर सेकंड, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। ये सपोज एंगल थीटा है, तो इसको हम अपोजिट साइड, इसको हम एडजेसेंट साइड। आपको सबको पता है साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन क्या? हाइपोटेन्यूस। तो अपोजिट की वैल्यू एल इधर लेके जाएंगे तो एल इंटू क्या? साइन थीटा होगी। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट क्या हो जाएगा? एल इंटू कॉस थीटा। अब आपको क्या करना है, एक चीज दिमाग में रखनी है, आगे के 2 साल फिजिक्स में, क्योंकि अपने को जेईई और नीट में क्या मैटर करता है?
स्पीड, कितना फास्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अपने को यार ये हमेशा आपको कुछ ये दिया होगा, ये एंगल दिया होगा, तो ये निकालने के लिए sin 30 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस करके वो सब नहीं करो। अभी आपको याद क्या रखना है, ये L है, ये थीटा है, तो सीधा ये चीज याद रखने का L इंटू क्या, साइन थीटा आया था ना यहां से, और ये क्या याद रखेंगे, L इंटू कॉस थीटा। भाई याद रहेगा ना ये चीज, इसको याद रखना है सीधा L। बट ये किसके लिए वैलिड है, जब ये एंगल क्या होना चाहिए 90, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसको, अब कुछ वैल्यूज ये भी आपके मतलब दिमाग में, तो आपको पता ही होगी, टेबल वेल बनाते होगे लोग, पर अभी काम में आने वाला। तो साइन 0 इज इक्वल टू क्या, 0, साइन 30 1/2 मतलब हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60। आज देखो, आज एक्चुअली बहुत सारे लोग ना एब्सेंट है आजकल में, वो गए हुए गाँव वगैरह, तो जो भी आपके दोस्त वगैरह कुछ होंगे उनको ना वीडियो लेक्चर्स दे दो, ये जो भी 5-6 दिन गया है, 7 दिन गया है, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स मतलब, क्योंकि मैंने आज डायरेक्ट पूरा पढ़ा रहा हूँ, तो ये पोर्शन हो गया स्टार्ट, ठीक है। मतलब ऐसा होना चाहिए ना, पोर्शन स्टार्ट होगा तो भी तो मजा आएगा, ठीक है। तो साइन 60 √3/2, साइन 90 1, और साइन 0 ये 0 होता है, तो क्या कॉस, क्या कॉस 90 0, कॉस 45, यहां पे कॉस 30, और यहां पे कॉस 0। अब कुछ वैल्यूज आपको मैथ्स के सर पढ़ाएंगे, ये वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है, याद रहनी चाहिए। अभी के लिए अपने को काम में आने वाला है साइन ऑफ 120 कितना होता है, बताएंगे किसी को, √3/2। cos 120 कितना होगा, अब एक साइन 120 तो cos 120 कितना होगा 1/2, बट 1/2 नहीं होता, वो -1/2 होता है। क्यों माइनस वगैरह कौन पढ़ाएगा, मैथ्स, ठीक है। साइन 135 1/√2, एक्चुअली आप देखोगे ना तो साइन 120 वो 80 - 120 कर रहे हैं, सॉरी 180 - 120 कर रहे हैं, इधर भी 180 - 135 कितना होता है 45, तो साइन 45 कितना है 1/√2, और cos 135 कितना होगा फिर, हाँ -1/√2। अभी आप याद रख रहे हो, बट याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपने को आएगा बाद में फिजिक्स में, अभी आगे के 3-4 लेक्चर्स में, तो इसलिए वैल्यूज देके रख रहे हो, फिर उसके बाद इसको याद रखने की जरूरत नहीं होगी, ये आप इससे डिराइव कर लोगे, ठीक है। साइन 150 कितना है हाफ, और cos 150 माइनस क्या, ये इधर सब माइनस होगा, एक लास्ट का साइन 180 0, और cos 180 -1, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको दिमाग में रखना है, और ये करने के बाद बस इसको यूज करके, बस ये दो ट्रायंगल है, मुझे पता है कि आपको भी फटाफट आएगा इसका, इसकी लेंथ 12 है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो बोलो कि ये और ये लेंथ कितनी होगी, क्या यूज करने का, L sin थीटा L cos थीटा, इसकी लेंथ 10√2 है, एंगल 45 डिग्री है, तो ये और ये क्या होगा, ठीक है। तो अभी ऐसा लिखो यहाँ पे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस, इतना लिखो। अब इसके बाद अपन वेक्टर्स को ऐड करेंगे मैथमेटिकली, ठीक है। ओके, यहाँ पे पहले मुझे बताओ, यहाँ पे ये 12 है, ठीक है, तो ये कितना है, ये कितना है 12, क्या 12 साइन 60, और ये 12 cos 60, 12 cos 60 कितना होता है, कितना 6, और ये 12 इंटू √3/2, तो √3/2 मतलब कितना हुआ है 6√3, बस उसको इतना ही रखने का, इसको 10 पॉइंट वगैरह मत करो, जेई नीट में पॉइंट्स वगैरह में नहीं, 6√3, अरे 6 10√2 है, तो ये कितना होगा 10√2 क्या साइन 45, और ये 10√2 cos 45, तो 10√2 साइन 45 कितना हुआ
10√2 इंटू क्या 1/√2, तो कितना हुआ 10, और ये भी कितना 10। आएगा ना चीज, डायरेक्ट करना है। एल साइन थीटा एल कॉस थीटा, मैंने क्या बोला साइन थीटा साइन 60 इक्वल टू दिस अपॉन दिस करने की जरूरत अभी नहीं है, डायरेक्टली आप याद रखो ये चीज, ठीक है। आगे करें, चलो अभी हम जाएंगे वेक्टर एडिशन में। अभी जो भी हमने पढ़ा है क्या, ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस, दोनों किसके लिए वैलिड है, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, उसको यूज करके अभी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो सबसे मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन देता हूं, काइंड ऑफ, अब ये इजी वाला है, अब ये करोगे पहले, ठीक है। अब ऐसा बोल देंगे कि वेलोसिटी v वेक्टर है, इसको v1 वेक्टर बोलता हूं मैं। अब एक v1 वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड, बराबर ना। एक v2 वेक्टर है जो है 5 मीटर पर सेकंड, और दोनों के अंदर का एंगल कितना है 90। तो बोला है फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी, फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी, कुछ ऐसा लिखेंगे, कम मैग्नीट्यूड कितना होगा। ओके, सब लोग यहां पे देखो, क्या करोगे आप, देखो वेलोसिटीज, ये कौन सा डायग्राम है, कौन करंट, बट आपको पता है रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या लगता है, ट्रायंगल लॉ ना, टेल हेड, मतलब ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा। तो अपन वीआर को क्या करेंगे, इधर v2 को इधर शिफ्ट करेंगे या फिर v1 को, एक कुछ भी करो, किसको शिफ्ट करेंगे, लेट्स से v2 को। तो मैंने v2 को शिफ्ट किया, ठीक है, क्या हुआ है, टेल हेड, टेल हेड मतलब किसकी जरूरत पड़ी अपने को, ट्रायंगल की जरूरत पड़ी। फिर रिजल्टेंट ड्रॉ किया, जैसे मैंने रिजल्टेंट को यहां पे ड्रॉ किया, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी, राइट। किसने सिर्फ आर लिखा है, आर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको जो लिखना है, बट रिजल्टेंट मतलब वी आर, ऐसा रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अब ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे यहां पे, अंडर रूट ऑफ क्या 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो कितना हुआ यहां पे, अंडर रूट ऑफ कितना 16 प्लस 25 कितना 41। तो अब आप एक्चुअली ध्यान रखना, इधर मॉड वी, कुछ लोगों ने सिर्फ वी आर वेक्टर इज इक्वल टू √41 लिखा है, क्या ये सही है, ये सही नहीं है, क्या सही है फिर, मॉड्यूलस ऑफ वी आर वेक्टर, मॉड ना ये मॉड्यूलस है, इज इक्वल टू कितना, रूट कितना 41, और किसने लिखा √41 मीटर। हाँ, अभी के अपन आगे के क्वेश्चंस में नहीं मीटर पर सेकंड वगैरह लेंगे नहीं, अभी हम लोग ये भी जब फिजिक्स पढ़ेंगे तब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन और वो सब यूनिट्स वगैरह बाद में आएंगे, ठीक है। वैसे भी शेयर सर आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सबको समझ में, मतलब इसमें कुछ था नहीं। हाँ, कुछ कुछ लोग होते हैं जिसको बोलते हैं कि भाई मुझे वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पता चला, डायरेक्शन कैसे पता चलेगी। सो डायरेक्शन इज डिफाइंड बाय व्हाट, एंगल। तो ये जो एंगल है, किसी ने बोला सर ये अल्फा एंगल कितना है, इसको अल्फा एंगल बोलेंगे। तो इस अल्फा एंगल में क्या लिखेंगे, tan अल्फा। व्हाट इज tan अल्फा इस ट्रायंगल में, अपोजिट अपॉन क्या, एडजेसेंट। अपोजिट कितना है 5 अपॉन 4, तो इसको 5 अपॉन 4 लिखेंगे। बाद में ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री में इसको ऐसा भी लिखा जाता है, अल्फा को फिर tan को इधर लेके आते हैं, तो ऐसा इसको ऐसा लिखते हैं, tan सर क्या लिखेंगे, tan टू द पावर क्या -1, ऐसे इसको ऐसा नहीं बोलते, इसको बोलते tan इनवर्स वर्ड आएगा, वो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे तो और दिमाग में घुसेगा। अभी के लिए tan इनवर्स हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 5 अपॉन 4, tan इधर लेके जाएंगे। सर इसमें डायरेक्ट दोनों के हेड जॉइन कर सकता है क्योंकि रेक्टेंगल है ना, ये दोनों के हेड ऐसे डायगोनल सेम ही होगा ना सर। नहीं, डायगोनल सेम होगा लेकिन आंसर गलत आएगा बाद में, इसके लिए सेम हो सकता है, बाद में आंसर गलत होगा। तो कभी भी कॉनकरेंट वेक्टर्स होंगे, तो कॉनकरेंट वेक्टर्स में मैंने क्या बोला, कभी भी रिजल्टेंट कौन देगा, टेल हेड ही देगा, ये नहीं जॉइन कर सकते। बाद में दूसरे या तीसरे लेक्चर में इसको बोलूंगा, इसको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, ये एडिशन नहीं।
क्यों अभी कंफ्यूजन हो ना, ठीक है, अभी एकदम समझ में आया आपको ऐसा, ठीक है। चलो अभी दूसरा एग्जांपल, अब इसमें दिमाग लगने वाला है। ये तो अपने किससे यूज किया, सीधा क्या, पाइथागोरस, कुछ था ही नहीं क्योंकि दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल था तो हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यूज करेंगे पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री, मतलब आप करोगे पहले, आप बताओगे, हाँ जो लोग डेमो लेक्चर्स में बैठे थे उनको पता होगा, ठीक है, बाकी लोग को पता नहीं होगा, ठीक है। तो आप बाकी लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल 2, ठीक है। अब मैंने बोला ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, 4 6 और इसके अंदर का एंगल है 60 डिग्री। बोले फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, बाद में tan अल्फा भी, बोले आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। एंगल कितना है 60। तो पहले क्या ड्रॉ करेंगे, पहले क्या करेंगे, किसको शिफ्ट करेंगे हम, बी को शिफ्ट, और फिर क्या ड्रॉ करेंगे, रिजल्टेंट, और फिर कुछ दिमाग लगाओगे। तो मुझे देखना है कि आप में से कितने लोगों को दिमाग लगा पाते हैं। ये पहला क्वेश्चन मैंने दिया इसलिए मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर रहा हूं। मुझे पहले तो बताओ इसमें बी वेक्टर है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, बी को क्या करेंगे, शिफ्ट, तो ये ऐसे हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया रिजल्टेंट। अब देखो, अब यहां पे एक पंगा है, पंगा सब लोग सुनो, इसमें अलग अलग पंगा है। एक पंगा तो क्या कि इसमें ये 4 है, ये 6 है, ये डायरेक्ट तो नहीं निकल सकता, क्यों, क्योंकि सपोज ये 60 होगा तो ये एंगल कितना होगा 120। तो ये एक्चुअली इतना तो कंफर्म है कि ये राइट एंगल तो है नहीं, तो पाइथागोरस लगेगा क्या, नहीं। तो 4 6 तो अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर तो नहीं लगाओगे। फिर थोड़ा सा और दिमाग लगाते, कोई बोले सर राइट एंगल बनाते हैं। अब कुछ कुछ लोग अलग अलग राइट एंगल बनाते हैं, कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा राइट एंगल बनाते हैं, ऐसा मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर दूंगा। भाई ऐसा राइट एंगल बनाया तो ये एंगल 60 और 60 नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर थोड़ी है, तो ये तो नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, हाँ कोई बोलेगा सर मैं ऐसे कर सकता हूं, पर ये राइट हो गया तो ये हो गया क्या, नहीं। और कौन सा इजी कंस्ट्रक्शन, और कौन सा है, हाँ देखो ऐसा सपोज इधर से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां से इसको एक्सटेंड किया, तो अब देखो ये बड़ा वाला क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जितने ज्यादा राइट एंगल ट्रायंगल दिखेंगे ना उतना खुश होने का, क्योंकि उसमें क्या लगता है, पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ये 120 है तो ये एंगल कितना हुआ, तो अब आप देखोगे मुझे निकालना ये लेंथ है ना, इसमें क्या लगेगा, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री। याद करो ना क्या था, एल साइन थीटा, एल कॉस थीटा, ये आ गया, ये आ गया, तो पूरी एल एन भी आ गई, पूरी एल एन भी आ गई, तो क्या मिल गया फिर बड़े वाले ट्रायंगल में, पाइथागोरस। तो ट्रिग्नोमेट्री लगी, पाइथागोरस लगा और आंसर आ गया ना, निकालो। ओके ये 6 से 60 डिग्री है, ठीक है। बताओ यहां पे ये क्या होगा, 6 इंटू क्या, साइन 60, ये क्या हो जाएगा 6 कॉस 60, फिर 6 साइन 60 कितना होता है, 6 इंटू √3/2 कितना हुआ यहाँ पे 3√3, 6 cos 60 6 इंटू हाफ कितना हुआ यहाँ पे 3, 3 + 4 कितना 7, तो यहाँ पे तो आएगा 7, यहाँ पे कितना आएगा 3√3, फिर ये चीज कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना 7 स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर कितना, हाँ 49 प्लस 27, ये भी आना चाहिए। 3√3 का स्क्वायर कैसे करते हो वैसे, 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 27, नहीं भी आ रहा होगा तो उसके एक बेसिक लेक्चर्स भी होने वाले हैं, उसमें वो मैथ्स के लेक्चर उसमें अटेंड कर लेना, ठीक है। कितना हुआ रूट कितना, और किसी ने बोला सर tan अल्फा कितना इसमें, सपोज अल्फा, क्योंकि एक वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन कितना होगा tan अल्फा इसमें, tan अल्फा बड़े वाले ट्रायंगल में बताओ ना कितना होगा, बड़े वाले ट्रायंगल में tan अल्फा क्या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 3√3 अपॉन क्या 7। सबको समझ में आया, अब ये समझ में आया
क्विकली एक थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपको करना है। अब इसमें आपका मैथ्स काम में आएगा कितना फास्ट, क्योंकि आपको पता चल चुका है कैसे करना है। अभी फास्ट इसका आंसर निकालोगे, ठीक है। एग्जाम्पल 3, अब ऐसा पकड़ लो, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, ये 3 है और ये 7√2 है। क्या पूछा है? फाइंड क्या? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके गाइस, आया कि इसका आंसर आया किसी का? कितना आया? √149, उस मॉड्यूलस √149 आएगा। कैसे? तो पहले क्या करेंगे, बी को क्या करेंगे? शिफ्ट। तो पहले बी को शिफ्ट किया, कितना है? 7√2। फिर इसका क्या ड्रॉ किया अपन ने? ऐसा रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, अपने को पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री, तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, फिर इसको क्या करो? एक्सटेंड। अब ये 45, तो ये भी कितना है? 45। अब ये 7√2, तो ये चीज क्या हो जाएगा? 7√2 क्या? इंटू साइन 45। ये 7√2 इंटू cos 45। 7√2 साइन 45 कितना होता है? 7√2 इंटू 1/, तो कितना आएगा यहाँ पे? 7। यहाँ पे 7√2 cos 45 कितना है? कितना आएगा? 7। तो ये 7, ये भी 7, तो ये 7 + 3 कितना? 10। तो इसका जो लेंथ है ये आएगा 10, और ये कितना आएगा? 7। तो ये लेंथ कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ क्या? 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो कितना? 100 प्लस 49 √149। ये हो गया हमारा रिजल्ट। एंड tan अल्फा कितना? सो tan अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 7/10। तो 7/10 0.7, बराबर ना? तो अल्फा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 0.7। आपको इतना ही मतलब लिखना है, ऐसा है। अल्फा इज इक्वल टू फिर tan इनवर्स ऑफ जैसे 0.7 इसमें ये, और फिर एबीसीडी ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा, क्योंकि किसी वाला डायरेक्शन बताओ तो tan इनवर्स ऑफ 0.7, इसको टिक करके आनेगा। ठीक है, इसको समझ में? अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। अब इसमें वापस ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस लगाना है, पर दिमाग थोड़ा सा क्या है? अलग। ठीक है, तो आपका दिमाग अलग चलता है क्या? देखते हैं कितने लोगों का दिमाग थोड़ा सा अलग चलता है, देखते हैं। आगे करो। एग्जाम्पल कितना है? कौन सा? 4। ठीक है, पूरा प्रॉपर लेक्चर ही ले लिया मैंने। लेक्चर मतलब क्या हो गया? अभी अपना जेई नीट स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी ठीक है, एग्जाम हो गई आपकी, बट अभी आगे के 2 से 3 महीना, कोई बोलेंगे कि 2 से 3 महीना सर अभी तो जीना तो जिंदगी, बट मैं आपको 3 महीने जो अच्छे से प्रिपेयर करेगा ना, वो आगे अच्छा जाएगा उसका, क्योंकि बर्डन नहीं आएगा आपको। क्योंकि आपका जितने भी वीकनेस, देखो यहाँ पे हर कोई अलग अलग लेवल पे, किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है, किसी का मैथ्स बहुत बुरा होगा, कोई मिडल में होगा। तो आपको उसके ऊपर जो भी आपके वीकनेस है उसके ऊपर अभी आपको काम करना है। समझ रहे? अब एग्जांपल 4, ये वेक्टर ए वेक्टर है जिसकी लेंथ है 8, ये वेक्टर बी वेक्टर है जिसकी लेंथ है 6, और इसके अंदर का एंगल है 120 डिग्री। देखो अभी कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। पहले ए और बी के अंदर एक्यूट एंगल था। अब मुझे बताओ रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ कितना होगा, मतलब फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सबसे पहले क्या करोगे वो पहले बताओ। बी को क्या करेंगे? शिफ्ट, और फिर रिजल्टेंट को ड्रॉ करेंगे। तो पहले रिजल्टेंट को ड्रॉ करो और उसके बाद फिर आगे कुछ जुगाड़ लगाओ और कंस्ट्रक्शन करो। हाँ, यू हैव टू फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड।
फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैं इसे स्टार्ट करके देता हूं, मुझे बताओ पहले, सबसे पहले इसमें क्या करोगे, किसको शिफ्ट करेंगे, बी को शिफ्ट करेंगे, तो बी का लेंथ कितना है 6, फिर किसको ड्रॉ करेंगे, रिजल्टेंट को ड्रॉ करेंगे। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये 120 है तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। इसके बाद क्या ड्रॉ करेंगे, अब परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ हो गया, इतना ही कंस्ट्रक्शन करना है। उधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था बट फिर क्या करना पड़ा, एक्सटेंड। कुछ लोगों ने ऐसा ट्रायंगल बनाया, ऐसा, ये सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं, सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप करके देखो, दो ट्रायंगल दिखे ना, एक में क्या लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस, तो देखने का कि भाई कहां पे ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है, कहां पे लग सकती है ट्रिग्नोमेट्री। ये वाला ना देखो ना, ये 6 है और ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल में ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू cos 60 और ये 6 इंटू साइन 60, कितना होता है 6 साइन 60, 6 इंटू √3/2 तो कितना 3√3 और ये 6 cos 60 कितना 6 इंटू हाफ 3। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं। अब टोटल 8 लेंथ में 3 लेंथ गया तो कितना बचा 5, तो यहां का ये जो लेंथ है वो कितना है 5, ये लेंथ कितना मिला 3√3, तो ये लेंथ क्या होगा अंडर रूट ऑफ कितना 5 स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर कितना हुआ 25 प्लस 27 कितना रूट कितना 52। सबको समझ में आया। और tan अल्फा चाहिए तो कितना होगा, tan अल्फा कितना हो गया 3√3 अपॉन क्या 5। सबको समझ में आया। अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा होमवर्क। तो देखो अभी तक वर्कशीट्स वगैरह यहाँ पे, अभी तक मॉड्यूल्स एंड वर्कशीट्स आपको दिए नहीं, तो पहले चैप्टर हम लोग वर्कशीट्स देंगे, नेक्स्ट लेक्चर के बाद वर्कशीट्स देना चालू करेंगे। तो ये वीक आपको थोड़ा सा चिल मारेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीक से वर्कशीट्स। वर्कशीट्स का मतलब होता है कि भाई वहां से आपको पूरा लेवल 1, लेवल 2, महाराष्ट्र सीटी लेवल, नीट लेवल, जेई मेन लेवल, जेई एडवांस लेवल, अलग अलग क्वेश्चंस के वो होंगे, ठीक है। फिर उसमें दिमाग लगेगा, फिर जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। मैं अभी ये लेक्चर के बाद, अभी लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म होने को है, मैं आपको लेक्चर का टेक बताऊंगा कि हम लोग ने क्या देखा और किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा क्विक होमवर्क, ठीक है। सबसे पहला तो होमवर्क का क्वेश्चन ये है, ठीक है। और ये वाला जो खास करके जो मैं दे रहा हूं, इसको कुछ लोग 5 मिनट में सॉल्व करेंगे, कुछ लोग को आधा घंटा लगेगा, लेकिन वो टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये मैंने वेक्टर दिया है ए, ये वेक्टर दिया है बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज गिवन लेट्स से ए, मतलब पहले कितना था 2 था, 3 था, 5 था, इधर क्या दिया है ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बी, और इन दोनों के अंदर का एंगल कितना है थीटा। तो अब मुझे बोला रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, क्या करना पड़ेगा शिफ्ट, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, और ये सब कुछ करके मुझे ये प्रूव करके दिखाना है। यू हैव टू प्रूव दिस, यू हैव टू डिराइव दिस कि रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. You have to derive this, and even you have to derive this, tan alpha is equal to b sin theta upon a plus b cos theta. एक्चुअली आप देखोगे तो बहुत फास्ट आ जाएगा ये तो सबसे इजी है, कैसे आपको समझ में आएगा। यू हैव टू डिराइव दिस यूजिंग व्हाट, जो भी अपन ने भी पढ़ा है, और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस और दिमाग में लगा के आप इसको डिराइव करोगे। ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं
एक चीज, ठीक है। अभी लेक्चर का मैं थोड़ा सा समअप कर रहा हूँ, लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, अभी आप आंसर्स वगैरह बाद में निकाल दो। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, ये इसका क्या आने वाला है, फॉर्मूला है ना, डेरिवेशन। अब ये जो फॉर्मूला है, आप देखोगे ना, ए की, बी की और थीटा की वैल्यू, कोई भी आपने पिछले वाला क्या क्वेश्चन किया होगा, जो अपन ने किया था पहले, कौन सा किया था, 45 डिग्री वाला, मतलब उसके पहले वाला कौन सा था, 60 वाला कुछ किया था ना। सबसे पहले कौन सा किया था, 6n 4 किया था। किसका क्या आंसर आया था उसका, 6n 4 का रूट। सब लोग सुनो, ए की वैल्यू क्या थी 6, बी की वैल्यू 4 नहीं 4 and 6। हाँ, तो मुझे तो इसको 4 है 6 है, तो यहाँ और थीटा की वैल्यू कितनी थी 60, तो 4 स्क्वायर कितना होता है, मैं जस्ट यहाँ पे एक बार जस्ट देखता हूँ, 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 6 स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 ये गया, तो कितना आंसर आया 16 प्लस 36 प्लस 24, देखो कितना आता है बराबर, 24 प्लस 16 कितना होता है 40, 40 प्लस 36 76, तो आंसर कितना था रूट, वही था ना। तो मतलब ये फॉर्मूला आया, फॉर्मूला को यूज करके अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बराबर। और इन सब चीजों में फिर ये फॉर्मूला क्या डायरेक्टली लग सकता है ना, याद करो ना, मतलब cos 135 की वैल्यू मैंने दी थी, cos 120 की वैल्यू मैंने दी थी, तो डायरेक्टली फॉर्मूला से भी सब क्वेश्चंस का आंसर आ सकता है। अब सुनो, कंक्लूड कर रहा हूं मैं, वापस में बता रहा हूं। अब सीधा फॉर्मूला से आंसर निकालना, इसको हम बोलते हैं सीईटी, महाराष्ट्र सीईटी, एंड कुछ हद तक नीट में 45 क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं, आउट ऑफ 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, और जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं दिमाग। और जेई में भी आउट ऑफ 25 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होंगे फॉर्मूला बेस्ड, बाकी 15 क्वेश्चन क्या होंगे दिमाग। एंड जेई एडवांस पूरा दिमाग, उसमें कोई फॉर्मूला है ही नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूं लोग सफर क्यों करता है, ठीक है। मैं आपको बोला 15 लाख लोग जेई देते हैं, मैंने बोला ना 15 लाख में से 7 लाख तो अच्छे से पढ़ते होंगे ना, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाते होंगे। इंस्टीट्यूट्स मतलब क्या, आकाश, एलेन, पेस, रेजोनेंस, फिटजी, ये वो सब कुछ, ठीक है, जितने भी एक्सवाइजेड जितनी ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स और प्लस और कोई इंस्टीट्यूट। मैं सीईटी प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो महाराष्ट्र बोर्ड सीईटी पढ़ाते हैं, वैसे भी कोचिंग क्लासेस बहुत है, जैसे अपनी बिल्डिंग में बहुत सारे हैं, बाहर भी, तो सीईटी की कोचिंग क्लासेस नहीं, जैसे ग्लोबल, कैश वगैरह सब, वो सब नहीं। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, जेई की क्लास, जेई एंड नीट की क्लास। तो वो तो अच्छी ही है, अच्छा पढ़ाते हैं, फिर प्रॉब्लम कहां पे होता है, वहां पे भी आईआईटीएंस पढ़ा रहे हैं, वहां पे भी एनआईटीएंस, वहां पे भी डॉक्टर्स पढ़ा रहे हैं। फर्क कहां पे आता है, फर्क आता है कैसे सिखाते हो, आपके अंडरस्टैंडिंग में आप कैसा करते हो। अब मैंने देखो 2 टाइप के प्रोफेसर होंगे, एक प्रोफेसर सीधा आएगा, मेरे को वेक्टर, स्केलर वेक्टर पढ़ाना है, और एक कोटा में होता है, कोटा फैक्ट्री सबको देखना है। मैं हमेशा बोलता हूं, मतलब अभी आपने स्टार्ट करो तो कोटा फैक्ट्री करके एक सीरीज है, पता है कि नहीं, वेब सीरीज, देख लेने का एक बार, बस वो नहीं करना है, ठीक है। एक चीज समझो, प्रोफेसर आएगा सीधा ए वेक्टर बी वेक्टर ए बी थीटा लिख के देगा, और फिर वही प्रोफेसर इसका डेरिवेशन करके देगा, सर बी शिफ्ट करेगा, ये सब करेगा, डेरिवेशन करके, ये डेरिवेशन कौन करेगा, प्रोफेसर, और फाइनली फॉर्मूला आएगा, और फिर आप उसको बोलेंगे चलो कॉपी करो। तो आपने उस डेरिवेशन को सीधा का सीधा क्या करा, उतारा, दिमाग में रखा, रट लिया, और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व किया। दिमाग किसका वाला, प्रोफेसर का, भाई तुम्हारा नहीं, तुम्हारा वैसा था वैसे ही, रट लो दिमाग। तो सबसे पहले यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सारी चीजें खुद को करनी है, खुद को करनी है, मतलब मैंने इसलिए बोला कुछ लोग 5 मिनट में करेंगे, कुछ लोग को 10 मिनट लगे, कुछ लोग को 15 मिनट, कुछ लोग को आधा घंटा, लगे रहो इसके ऊपर। सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें कौन सा है, अब ये 5th क्वेश्चन का डायग्राम बनाते बनाते आपकी हालत खराब हो सकती है। मैं और भी 2-3 क्वेश्चन दूंगा,
बट अभी नहीं, आज क्योंकि पहला लेक्चर है, ठीक है, जिसमें आप डायग्राम बनाते जानते थोड़ा सा, बट आपको दिमाग लगे खुद से सॉल्व करना है। तो इसमें आप जब दिमाग लगाओगे तो जो दिमाग बनेगा ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं यार, नहीं एक मतलब जेई में ना एक सब्जेक्ट के मेरे को 500 क्वेश्चन करने हैं, 500 क्वेश्चन करते रहते हैं, बट दिमाग नहीं बनाते। वो क्या सोल्यूशन देखते हैं फटाफट। अभी आपने बचपन में क्या किया है, कुछ भी नहीं आया होगा तो उसका क्या देखते हैं अपन, सोल्यूशन। ये सोल्यूशन यहां पे खुद निकालना है और उसके लिए टाइम जाएगा, और वो टाइम अभी आप उसको यूटिलाइज करोगे। कभी पूरे सब लोग आराम से सो रहे होंगे। भाई देखो कोटा में तो मुझे कभी कभी बहुत ऐसा वो आता है, कोटा में 4-4 लाख स्टूडेंट जाते हैं एक साल पढ़ने, पूरा राजस्थान, यूपी, बिहार, ये वो सब कोटा में पढ़ रहा है, और एक लेक्चर हॉल में 500-500 बच्चे होते हैं। जैसे अपने यहाँ पे एक बायोलॉजी का कोचिंग क्लास है, अपने यहाँ पे नहीं, इंटरनल महाराष्ट्र में IIB करके, उनके अगेन एक हम उनके क्लासरूम देख के आए थे। एक क्लासरूम में 500-600 बच्चे, इधर प्रोफेसर पढ़ा रहा है और पीछे वाले लोगों को दिखता नहीं, तो वहां पे स्क्रीन होता है, स्क्रीन पे देखते हैं। प्रोफेसर आते हैं, पढ़ाते, कितने लोगों को समझ में आता है, नहीं आता, कुछ नहीं, और वो बेचारे लोग 15-15 घंटा पढ़ते वहां पे, उसके बाद भी बेचारों का रिजल्ट नहीं आता। क्यों? ध्यान में रखना, ये चीजों को आप स्मार्टली पढ़ोगे ना। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा यार जेई नीट बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 15 घंटा पढ़ना पड़ता है, 10 घंटा, प्रेशर बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। भाई नहीं, आप सही तरीके से पढ़ोगे ना, सही तरीके से मतलब क्या, दिमाग बनाओगे अपना खुद का, तो सब कुछ इजी है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, आगे के 3 से 4 महीना ये बनाना, और ये बनाने के लिए आपको खुद को बैठना पड़ेगा। यहाँ पे हर एक का दिमाग अलग अलग लेवल पे, कुछ लोगों का बहुत फास्ट चलता होगा, कुछ लोगों का स्लो चलता होगा। जब स्लो चलता होगा तो भाई उसको, आपको पता है आपका क्या वीक है, इमेजिनेशन वीक है, कभी होता है ना ब्लैंक होता है आदमी, यहाँ पढ़ के ब्लैंक, ठीक है। कुछ लोग को होता है ना एप्लीकेशन वीक है, कुछ लोग का मैथ्स वीक होगा, एनालिटिकल वीक होता है। तो वो आप पहले आपका वीकनेस को समझना है और उसके ऊपर काम करना है। मैं आपको बता रहा हूं, वापस स्केलर एंड वेक्टर टाइप करो, अनअकैडमी फिजिक्स वाला है, कोई भी वीडियो आप देख लो, हर जगह पे एक ही स्टैंडर्ड मेथड रहेगी, डेरिवेशन देंगे, खटाखट करेंगे, आंसर करेंगे। बट वो तो सब वैसे ही पढ़ रहे हैं ना, आप भी वैसे ही पढ़ोगे तो उसको रैट रेस बोलते हैं। 7 लाख लोग सेम तरीके से पढ़ रहे हैं, तो फिर तुमने अलग क्या किया? तो अलग तुमको थोड़ा सा अभी से पढ़ना पड़ेगा, और उसका गाइडेंस हम देंगे। एक बार आपको समझ में कि कैसे अलग पढ़ना है, फिर उसको हर एक जगह पे वैलिड करने का हो गया, ठीक है। लेकिन बोलने को है, सही खत्म करो, ठीक है। अभी 5:15 हुआ है। सो गाइस, समझ में आया सबको? तो इन सबका जो आंसर है, मेरा मैं मोबाइल नंबर भी देख के रखता हूं, मतलब देखो ये मेरा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले, हमारा रोल ये है, मतलब खास करके मेरा रोल ये होगा, मेंटरशिप। देखो टीचर्स तो मेरे साथ भी होंगे, बहुत टीचिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे सब इजी करके पढ़ाया जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे होने वाला है, कभी कभी आप डिमोटिवेट होंगे तो मोटिवेशन की जरूरत लगेगी। आप सही पढ़ रहे हो कि नहीं कौन देखेगा? तो मैं, आतिश सर या जितने भी टीचर्स है, जो लोग के साथ भी आप कंफर्टेबल होंगे, उनको पूछ लेने का, सर यार चमक नहीं रहा है, हम बताएंगे भाई क्या करना पड़ेगा आपको, बट आपको ओपनली होकर बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरा पर्सनल नंबर यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, 9945563047, ठीक है। जब भी आप इसका ऐसा फोटो खींच के भेज दो कि आपने क्या किया है, ठीक है। और ध्यान में रखना, मैं डायरेक्टली किसी का भी नंबर सेव नहीं करने वाला हूं। जो सबसे मुझे ज्यादा तंग करेगा उसका ही नंबर सेव करूंगा। और जिस वक्त मेरा रिकॉर्ड है, मैंने पिछले बार भी किसी को बोला होगा, आपका मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल में सेव हो गया विथ योर बैच, मतलब 2025-27 ऐसा मैंने सेव किया आपका नंबर, आपके पेरेंट्स का नहीं, तो कंफर्म आपका IIT श्योर शॉट है या नीट में आपको मिला वो। इसीलिए मैं वही सेव करता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा तंग करता है, और ये मेरा रिकॉर्ड है, मतलब ये मेरा रिकॉर्ड हो चुका है। तो आपका काम है, ठीक है, गौरव सावे नंबर, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं हम लोग